ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी चाहिए तो बैंक आपको देता है। बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवाना है तो बैंक करके देता है। किसी को पता है बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवाने का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स में बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर आ गया है क्या आपको? नो मैम। अच्छा, ओके, ठीक है, तो फिर जाने दो, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बताती हूँ फिर। एक सिंपल सी बात इतनी समझ लो कि एक बिल होता है। जैसे मुझे आपसे पैसा लेना है या आपको मुझसे पैसा लेना है, लेट्स सपोज, और आपके पास एक बिल है। हाँ जी। बता रही हूँ, पूरा प्रोसेस बता रही हूँ। बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल वर्ड शायद सुन लिया होगा। सपोज आप लोगों को मुझसे पैसा लेना है और मैंने आपको वो बिल बना के दिया है, पेपर में लिख के दिया है मेरे साइन के साथ, कि मैं आपको 60 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करूंगी। अभी क्या चल रहा है? 14 सितंबर है। मैंने आपको बोला कि मैं आपको 1 नवंबर को फॉर एग्जाम्पल पेमेंट करूंगी और पेमेंट अपना 50,000 का है, लेट्स से। पर आपको वो पेमेंट अभी चाहिए, पर मेरे पास अभी पैसा नहीं है आपको देने के लिए। मैंने आपको लिख के दे दिया कि भाई मैं गारंटी से तुमको 1 नवंबर को पेमेंट कर दूंगी, अब मेरी जान मत खाओ। लेकिन आपको ये 50,000 रुपये अभी चाहिए, तो व्हाट यू कैन डू इट, यू कैन गो टू द बैंक। बैंक वाले को वो बिल दिखाओ। बैंक वाले को बोलो कि खुशबू, मुझे 1 नवंबर को 50,000 रुपीज पे करने वाली है, बट मैं 50,000 के लिए 1 नवंबर तक वेट नहीं करना चाहता। प्लीज गिव दिस मनी टू मी राइट नाउ। बैंक से पैसा मांग रहे हो आप ये। तो बैंक आपको उस बिल को, पूरा 50 तो वो आपको क्यों ही देगा, डिस्काउंट करके, लेट से 45,000 अभी के अभी पे कर देता है। क्या फायदा हुआ यहाँ पे सबका? आपको तुरंत पैसा चाहिए था। अगर आप 1 नवंबर तक वेट करते इस एग्जाम्पल के हिसाब से, आपको मैं पूरा 50 देती। पर आपको वेट नहीं करना था। आपने बैंक में जाके बिल को क्या करवाया? डिस्काउंट। मतलब आपने बैंक से अभी के अभी पैसा ले लिया, बैंक ने कुछ कम अमाउंट दिया आपको। बैंक ने अभी क्यों दे दिया आपको पैसा? क्योंकि बैंक अब 1 नवंबर तक वेट करेगा। मैं बैंक को 50,000 रुपए ही दूंगी। बैंक ने आपको 45 दिया है, 5,000 रुपए इस तरीके से बैंक कमा लेता है। सबका पर्पस फुलफिल हुआ। मैंने मेरे 50,000 रुपए 1 नवंबर को दिए, आपको तुरंत पैसा चाहिए था तो कुछ कट करके पैसा मिल गया, और बैंक ने पैसा देके 5,000 रुपए कमा लिए। इस प्रोसेस को, जो बैंक ने पैसा दिया है आपको अभी, उसको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। नेक्स्ट इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस हमारे रिस्क को कवर करता है, हमने पूरा इंश्योरेंस पढ़ लिया है। नेक्स्ट वेयर हाउसिंग है, सामान स्टोर करने में मदद करता है। गुड्स जब मैन्युफैक्चर होते हैं और जब कंज्यूम होते हैं, उसके बीच में टाइम होता है। इमीडिएटली वो गुड्स कंज्यूम नहीं होते, इस वजह से हम उसको स्टोर करके रखते हैं। वेयर हाउस बोलो या गोडाउन बोलो, एक ही बात है। और लास्ट, मैन्युफैक्चरर जो है वो एडवर्टाइजिंग करता है। एडवर्टाइजिंग करने से उसको क्या हेल्प होती है? कस्टमर्स को उसके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट की नॉलेज, वो प्रोड्यूसर एडवर्टाइजिंग के थ्रू कर सकता है। एक मिनट वेट करना।
बिजनेस रिस्क। बिजनेस के साथ रिस्क वर्ड तो ऐसा समझो फ्री में ही मिलता है। बिजनेस जितना ज्यादा रिस्की होता है, एक्चुअली उतना ज्यादा ही प्रॉफिट मेकिंग भी होता है। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न इज द कॉन्सेप्ट इन बिजनेस। रिस्क लेना पड़ता है, बहुत पैसा लगाना पड़ता है, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट मिलता है। तो बिजनेस में बहुत रिस्क होता है। मेजर रिस्क ये है क्योंकि अनसर्टेनिटी है। आज आपने एक दुकान खोली, आपने उसमें पूरा राशन भरा, मतलब सपोज किराने की शॉप है, आपने पूरा उसमें लाखों रुपए इन्वेस्ट किए दुकान खरीदने पे। अब वो चलेगी कब? जब कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट पसंद करेंगे तब। आपने एक टेक्नोलॉजी यूज करके पूरा खर्चा किया, पता चला इतनी देर में टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। देयर इज अनसर्टेनिटी। आपने कुछ किया, बाद में पता चला गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई। अब कितने लोगों का ऐसा होगा कि कोविड से पहले वो नया बिजनेस स्टार्ट करने ही वाले होंगे, इतने में कोविड आ गया, तो अनसर्टेनिटी है, इस वजह से बिजनेस खत्म हो गया। जॉब्स वालों को तो मिल रहा था ना उनका पैसा कोविड में भी। किसी किसी को 50% मिल रहा था, किसी को फुल, पर मिल रहा था। पर बिजनेसेस में बहुत नुकसान हुआ। सो बिजनेस रिस्क सबसे पहले ये कि सारी चीजें बहुत अनसर्टेन है। यू नेवर नो कि आज क्या है और कल क्या होने वाला है। आज आप लोगों को आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा लग रहा है कि भीड़ है, कल को शायद प्रोडक्ट पसंद ही ना आए तो खाली हो सकता है। एवरीथिंग इज अनसर्टेन। सेकेंड, ये जो रिस्क है ये तो बिजनेस का एक पार्ट है। पैसा इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क तो रहेगा ही। बट आपका जो रिस्क है उसकी डिग्री डिपेंड करेगी आपका बिजनेस कैसा है। फैशन आइटम्स में डील करोगे तो रिस्क तो रहेगा भाई। फैशन में तो किसी को कैसा पसंद होता है, किसी को कैसा पसंद होता है, तो रिस्क होता है। ऑन द अदर हैंड आपने राशन की शॉप खोली है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स हैं, तो इतना ज्यादा रिस्क नहीं है। सो रिस्क ज्यादा है या कम है वो डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस कैसा है। पर रिस्क होगा जरूर। हर बिजनेस में रिस्क होता ही है, फिर वो बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो। पर बात ये इज द रिवॉर्ड फॉर द रिस्क बेयरिंग। जितना आप रिस्क लेते हो उसके बदले फिर आपको प्रॉफिट भी मिलता है। अब आप देखो, रिलायंस ने जियो जब लॉन्च किया था, फ्री में दे रहा था वो सिम और इंटरनेट। रिस्क था ना कितना बड़ा। ऑलरेडी वोडाफोन इतने सालों से चल रहा है, ऑलरेडी एयरटेल इतने सालों से चल रहा है। अचानक से एक न्यू कंपनी, न्यू टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में ज्वाइन होना चाह रहा है जियो, जिसका कोई कस्टमर बेस नहीं। एकदम उसने कंप्लीट सर्विस फ्री में दी अपन को। इट वॉज ह्यूज इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉस्ट, दैट वॉज अ रिस्क। बट इफ यू सी, वेदांत आपकी बात रिप्लाई करती हूँ एक मिनट। इफ यू सी, जो वो अंबानीज ने रिस्क लिया, जो उन्होंने जियो की सर्विस फ्री में दी, ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो हर घर में एक जियो का सिम तो था ही, फ्री के चक्कर में। और फिर जब उन्होंने वो पेड कर दिया, वो हमको सर्विस अच्छी लगने लगी। अब हमने सोचा कि सिम कौन चेंज करवाएगा, हम वो जियो के सिम में ही कंटिन्यू रख रहे हैं। नाउ दैट्स द रिवॉर्ड, कि इतनी लेट आने के बावजूद जियो जो है, आइडिया के कंपैरेटिवली भी, वोडाफोन आइडिया के कंपैरेटिवली भी बेटर है। वेदांत आपने जो लिखा वो करेक्ट है, करेक्ट नहीं है पर वो रिलेटेड है। वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है। एग्जैक्टली बंद नहीं होगी, मैंने देखी है उसकी पूरी न्यूज। वो बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग कंपनी है। इस मार्च तक उनको कुछ पेमेंट करना है, एनुअल एजीआर बोलते हैं उसको, एजीआर ड्यूज पे करने हैं। बट वो बहुत ही लॉस मेकिंग कंपनी है, तो उनके पास पैसा नहीं है। एक मोमेंट आया था जहां पे ये होने वाला था कि शायद वोडाफोन आइडिया बंद हो जाए, या गवर्नमेंट उसको ओवरटेक करके बीएसएनएल के साथ मर्ज कर दे।
ये पिछले महीने तक के करीब की बात है। तब ऐसी बहुत बुरी हालत हो गई, कर जाएगी। बिकॉज कंट्री में तीन ही टेलीकॉम सेक्टर्स हैं हाल फिलहाल, जियो, एयरटेल और वोडाफोन। वोडाफोन को बंद करके जियो और एयरटेल के भरोसे पूरी कंट्री छोड़ना गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं करेगी। सो गवर्नमेंट विल डू समथिंग टू सर्वाइव वोडाफोन। बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि जैसे जियो ने इतना बड़ा रिस्क लिया, सबको फ्री में इंटरनेट दिया, सब सिम फ्री में दिए, बट फिर उसको रिवॉर्ड जो मिला वो भी तो एकदम ब्लॉकबस्टर रिवॉर्ड था। तो द मोर रिस्क यू विल बेयर, ऑफकोर्स वो आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए, द मोर प्रॉफिट यू विल हैव। दैट्स द नेचर ऑफ द बिजनेस। रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है तो बिजनेस हमारे काम की बात नहीं है। लेकिन अगर आप रिस्क बेयरिंग पर्सन हो तो यू कैन गो फॉर बिजनेस, हायर प्रॉफिट भी मिलता है। रिस्क के दो रीजंस हैं। नहीं नहीं, दो नहीं है, चार रीजंस हैं। नेचुरल कॉज, ये तो हर किसी में ही है। अर्थक्वेक आ गया तो रिस्क है ही। फिर वो तो जॉब कर रहे हो कि घर में ही खाली बैठे हो, रिस्क तो वो है ही, नेचुरल कैलेमिटी का। नेक्स्ट इज ह्यूमन कॉज, एम्प्लॉय नाराज होके चला गया, छोड़ के चला गया, उसने अपनी पर्सनल बात कॉम्पिटिटर को बता दी, फिर हमारी स्ट्रैटेजी से कॉम्पिटिटर सक्सेसफुल हो जाए और हम लेट हो जाएं, ये रिस्क है। इंसानों के साथ डील करते हैं तो ये चुगली करने वाली बात तो हमेशा रिस्क रहता ही है। इकोनॉमिक कॉज है। इकोनॉमिक कॉज मतलब हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, वो दो सिचुएशंस होती हैं, एक होता है बूम पीरियड और एक होता है डिप्रेशन पीरियड। बूम पीरियड मतलब जहां पर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छे कॉम्पिटिटर्स हैं, अच्छी डिमांड है, अच्छी सप्लाई है। डिप्रेशन पीरियड का मतलब है जहां पर बहुत ही मंदी का दौर चल रहा है, जैसा कि अभी हाल फिलहाल चल रहा है कोविड वजह से। या जैसे बहुत सारी कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रही हैं या हम बाहर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो मतलब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है वो डिपेंड करता है। जब हम कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च कंपनी में करने वाले हो कंट्री में, तभी कोई फॉरेन प्रोडक्ट आ जाए वैसा का, खराब पड़ी है, आपके वर्क नहीं कर रहा है, दैट्स। तो ये हमारा जो चैप्टर था, ये ओवरऑल ओवरऑल ब्रीफिंग आपको देता है बिजनेस क्या होता है, ट्रेडिंग वर्ड क्या होता है। इस चैप्टर के बाद कोई आपको ये नहीं बताएगा कि कोई ट्रेड वर्ड बोल रहा है तो उसका मतलब क्या होता है। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट दैट्स डीम्ड कि आपको ट्रेडिंग पता होना चाहिए, होलसेल रिटेल पता होना चाहिए, बैंकिंग इंश्योरेंस पता होना चाहिए। सो यहाँ पे हमारा होता है चैप्टर नंबर 1 बीएसटी का फिनिश। आई डोंट थिंक बीएसटी में चैप्टर 1 न्यू स्टूडेंट्स के लिए सबके लिए रह रहा था, इसलिए कर लिया। आई थिंक डीएसटी में आगे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 2 का टेस्ट भी काफी बार ले चुके हैं, आप लोगों को आता भी है वो। अभी अपन जो रिवाइज करते हैं वो इको रिवाइज करते हैं। अगर आपको बीएसटी में फिर भी कोई चैप्टर हो जो नहीं आता हो तो वो मुझसे पूछ लेना। 2 मिनट वेट करो, मैं इकोनॉमिक्स की पीडीएफ ओपन करती हूँ, फिर हम वो करेंगे।
ये जो बुक प्रेजेंटेड है ये ओल्ड बुक की पीडीएफ है और ये वीके ओरी की बुक है। अगर आप लोग सरस्वती फॉलो करते हो किसी के स्कूल में, तो सरस्वती में चैप्टर 1 जो है वीके ओरी का, वो चैप्टर 1 एंड 2 कंबाइन है। तो वीके में 2 चैप्टर्स है, 1 एंड 2, और सरस्वती में वो सिंगल चैप्टर 1 ही है। तो अगर डिफरेंट बुक्स फॉलो करते हो तो कॉन्सेप्ट्स हर किसी में सेम रहेंगे, बट वो चैप्टर्स या कॉन्सेप्ट्स में डिफरेंस आएगा। फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। थोड़ा बहुत रिपीट करते हैं। यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से मिलके आया है, ओइकोनेमेन। ओइकोस वर्ड का मतलब होता है हाउस होल्ड और नेमेन वर्ड का मतलब होता है मैनेजमेंट। यहाँ पर इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ मैनेजिंग द हाउस होल्ड। अब यहाँ पे हाउस होल्ड क्या है? हमारा घर। घर क्या? हमारी कंट्री। तो यहाँ पे जो हाउस की बात कर रहे हैं वो हमारा इंडिया है। इंडिया को मैनेज करने को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इस चैप्टर के अंदर आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। पहले तो ये, हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? 3 रीजंस की वजह से हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। पहला रीजन ये है कि हमारी कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं वो स्कैर्स है। स्कैर्स वर्ड का मतलब होता है लिमिटेड। आपके पास पैसा स्कैर्स है, आपके पास गाड़ी स्कैर्स है, कम है। तो जो हमारे पास चीजें हैं वो कम है, लेकिन हमारी जो जरूरतें हैं वो बहुत ज्यादा है। घर में 2 कार है पर फिर भी हमको उससे बड़ी वाली कार चाहिए। 10 करोड़ रुपए भी हो आपके पास तो भी आपको 100 करोड़ की डिजायर होगी। छोटा घर होगा तो बड़ा चाहिए, बड़ा होगा उससे बड़ा घर चाहिए। So what's the major problem of human being is, firstly the resources are scarce and secondly we have a lot of demands. तो दोनों चीजें मैच नहीं होती। या तो मैं कम रिसोर्सेज में सेटिस्फाई हो जाऊं तो बात खत्म हो जाए, या कोई मुझे अनलिमिटेड रिसोर्सेज दे दे तो बात खत्म हो। लेकिन ऐसा नहीं है, चीजें कम है, इंसानों को बहुत कुछ चाहिए, एंड ये जो रिसोर्सेज हैं इनको हम अलग अलग यूज भी कर सकते हैं। जैसे पैसा है, अब पैसों से आपको कपड़े भी खरीद सकते हो, आप शॉपिंग करने, कुछ मूवी देखने भी जा सकते हो, खाना भी खा सकते हो। तो एक तो रिसोर्सेज पैसे लिमिटेड है, ऊपर से हमको चाहिए सब कुछ, खाना भी खाना है, नए कपड़े भी खरीदने हैं और मूवी देखने भी जाना है, पर इतना तो पैसा है नहीं। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक अ चॉइस। चॉइस ही प्रॉब्लम है, पता नहीं चलता कि क्या चूज करें। सो वी हैव 3 रीजंस, 3 एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स कि हम ये सब क्यों पढ़ते हैं। इज फर्स्ट, resources are scarce. Second, human wants are unlimited. And third, these resources have alternative uses. तो हमको सिलेक्ट करना पड़ता है कि हम इसमें से कौन सा यूज करें। या तो देखो, रिसोर्स कम हो, आपको बहुत कुछ चाहिए वो ठीक है, लेकिन ये जो रिसोर्स है वो एक ही चीज के लिए काम आता है। सपोज आपके पास अ, जूते हैं, रिसोर्स में शूज, आपको बहुत सारे शूज चाहिए, पर वो जो शूज है वो एक ही चीज के लिए काम आता है, विच इज पैरों में पहनने के लिए। तो प्रॉब्लम नहीं आती इतनी। हजारों शूज का क्या करोगे, पहनना तो उसको पैरों में ही है। बट द प्रॉब्लम इज यू हैव मनी। मनी से आप बहुत कुछ खरीद सकते हो, ऑल्टरनेट यूजेस हैं मनी के। आपको सब कुछ चाहिए बट आप सब कुछ खरीद नहीं सकते हो क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं है। रिसोर्सेज आर स्कैर्स। सो तीनों चीजें मिला के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वन इज द रिसोर्सेज वी हैव इज लिमिटेड, सेकंड इज our desires are unlimited, and third is all these resources have alternative uses. So we have to make a choice कि हम कौन सा प्रोडक्ट चूज करना चाहते हैं। ये 3 याद रखना, ये 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद इस चैप्टर के अंदर आपके पास डिफरेंसेस हैं। यू हैव 3 डिफरेंसेस इन दिस चैप्टर।
वन इज माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस, सेकेंड इज पॉजिटिव नॉर्मेटिव का डिफरेंस, एंड थर्ड इज इकोनॉमी के टाइप्स का डिफरेंस। माइक्रो मैक्रो से स्टार्ट करते हैं। The book you are doing right now is micro. The book you'll do in 12th will be macro. तो माइक्रो अभी हम पढ़ रहे हैं। अपन ने डिमांड चैप्टर पढ़ा, अपन ने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा। उसके अंदर हम क्या करते थे, एक एक कंज्यूमर के बारे में पढ़ते थे, पर्टिकुलर कंज्यूमर। पूरी मार्केट के बारे में नहीं पढ़ते थे, हम इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ते थे। सो माइक्रो इज बेसिकली जो इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ते हैं, एंड मैक्रो का मतलब होता है जो पूरी कंट्री के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो की जो थियरी का नाम है वो है थियरी ऑफ प्राइस। मैक्रो की जो थियरी का नाम है वो है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। थियरीज का नाम है ये। जब अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, वी विल कीप ऑल द वेरिएबल्स ऑफ मैक्रो कांस्टेंट। विल नॉट टॉक अबाउट मैक्रो इन द होल ऑफ द बुक। पूरी बुक में हम सिर्फ एक ही बात करेंगे जो है माइक्रो की। हम इनकम की बात करेंगे तो पर्टिकुलरली मेरी इनकम की बात करेंगे, या पर्टिकुलरली सिर्फ आपकी इनकम की बात करेंगे। पूरी कंट्री की इनकम के बारे में बात इस बुक में नहीं करेंगे। ऑन द अदर हैंड, इन द नेक्स्ट क्लास जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, तब हम माइक्रो की एक भी बात नहीं करेंगे। इंडिविजुअल इनकम की बात नहीं करनी, लॉ ऑफ डिमांड की बात नहीं करनी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की बात नहीं करनी। कहने का मतलब, while you study micro, you have to keep the macro variables constant, and when you study macro, you have to keep the micro variables constant. दोनों को मिक्स मर्ज नहीं करना है, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। माइक्रो वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द पीपल्स डिमांड एंड पीपल्स सप्लाई, जिसको हम मार्केट फोर्स वर्ड बोलते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे है। तभी चैप्टर नंबर 5 हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, एंड आगे एक चैप्टर लॉ ऑफ सप्लाई आएगा। बट जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं वो हमारे ऊपर नहीं चलता, उसको चलाती है सरकार। तो वो चलता है गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर। डिमांड और सप्लाई से कंट्री नहीं चलती, कंट्री चलती है गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन से। सो मैक्रो वेरिएबल्स वर्क विद गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड माइक्रो वर्क्स विद मार्केट फोर्सेस। ये हमारा माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस है। सरस्वती बुक में इससे बेटर दिया हुआ है डिफरेंस। अगर किसी के पास भी सरस्वती की बुक है तो वो डिफरेंस एक बार ग्रुप में फॉरवर्ड कर देना, अगर हो तो। उस इससे अच्छा दिया हुआ है उसमें डिफरेंस। तो ये हमारा डिफरेंस हुआ माइक्रो मैक्रो का। ऐसा ही हमारा डिफरेंस है पॉजिटिव नॉर्मेटिव का। ये थियरी जो स्किप करवा रही हूँ वो स्किप आप कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पे डिफरेंस में दिया हुआ है। ये समझना जरूरी है, 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है इससे, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होता है जो रियलिटी की आप बात करते हो। जैसे थर्ड पॉइंट में एग्जाम्पल में लिखा हुआ है पॉपुलेशन के बारे में, चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से ज्यादा है। ये एक स्टेटमेंट है। मैं आपको बोल रही हूँ चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से ज्यादा है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक फैक्ट है। अगर आप चाहो तो इसको गूगल सर्च करके कंफर्म कर सकते हो। तो ऐसी जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो पास्ट के बारे में कुछ बोलूं, प्रेजेंट के बारे में कुछ बोलूं, या अगर मैं बोलूं कि देखना आने वाले 10 साल में इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी चाइना से, फ्यूचर के बारे में कुछ बोलूं, बट वो किस कुछ बेसिस ऑफ फैक्ट्स है, हकीकत है, जिसको वेरीफाई कर सकते हो आप, दैट्स पॉजिटिव स्टेटमेंट। मेरा वेट इतना है, मेरी हाइट इतनी है, मेरा घर यहाँ है, या कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट, ये सब फैक्ट्स हैं। ये घर गूगल नहीं कर सकते मेरा वेट और मेरी हाइट, पर वो एटलीस्ट मैं बता सकती हूँ आपको, वेरीफाई तो हो सकती है। तो ऐसी स्टेटमेंट्स पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं। तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होती है जो आपको ऐसा लगता है इट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी। स्कूल ऑनलाइन नहीं होने चाहिए,
कोई बोलेगा क्यों ऐसा, ऑनलाइन होने चाहिए, कोई बोलेगा ऑफलाइन होने चाहिए। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कोई बोलेगा क्यों नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो जो होनी चाहिए, व्हाट शुड बी, ये कोई फैक्ट नहीं है, ये एक ओपिनियन है। मैं आपको ऐसा बता रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए, वो मेरे हिसाब से ऐसा है कि ऐसा होना चाहिए, आपके हिसाब से डिफरेंट भी हो सकता है। सो इट इज जस्ट एन ओपिनियन। ये कहीं पर गूगल पे लिखा नहीं है या कोई फैक्ट नहीं है, वो मेरे दिमाग का ओपिनियन है। व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, ऐसे स्टेटमेंट्स को नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं। सो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो फैक्ट्स होते हैं, और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स वो होते हैं जो हमारे ओपिनियंस होते हैं। इसी बेसिस पे डिफरेंस है। पॉजिटिव स्टेटमेंट आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो सकता है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट आपका फ्यूचर के लिए ही होता है। पॉजिटिव में व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी भी आता है। नॉर्मेटिव में व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी आता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स सच भी हो सकते हैं, झूठ भी हो सकते हैं। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स को आप सच या झूठ नहीं बोल सकते, वो तो आपका ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन सच है या मेरा ओपिनियन झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। सही गलत है कि भाई ठीक है, ऐसा नहीं गलत बोल कर सकते। जैसे इन्होंने बोला कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, बट द कॉन्सेप्ट इज कि आप उस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर पाओ। नॉर्मेटिव में इन्होंने बोला कि ओल्ड एज पेंशन बंद हो जानी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। जो ओल्ड एज लोग हैं वो बोलेंगे क्यों भाई, क्यों बंद होनी चाहिए, हमको पैसा मिलना चाहिए। जो जवान लोग हैं वो बोलेंगे बंद कर दो, हमें दो उसके बदले पैसा। सो इट्स जस्ट एन ओपिनियन, यू कैन नॉट वेरीफाई इट, दैट्स योर पर्सनल थिंकिंग। नॉर्मेटिव नहीं, पॉजिटिव जो है वो फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं। नॉर्मेटिव कोई फैक्ट्स फिगर्स नहीं है, यू कैन नॉट वेरीफाई देम। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में खुद का कोई जजमेंट इन्वॉल्व नहीं है, खुद का दिमाग नहीं लगाया हमने, वो अवेलेबल था इंफॉर्मेशन हमारे पास। नॉर्मेटिव में आपका वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व होता है। वॉट यू थिंक इज इम्पोर्टेंट, सो यू हैव टू यूज योर ब्रेन। तो आपका वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें अपना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से कम है तो है, उसमें सोचने की फिर कोई जरूरत नहीं है। तो दो दो डिफरेंस हमने किए, माइक्रो मैक्रो का, और हमने किया पॉजिटिव नॉर्मेटिव का। तीसरा डिफरेंस सेल्फ स्टडी हो जाएगा। बेसिक मीनिंग बता देती हूँ। तीन तरीके की इकोनॉमी होती है। एक होती है जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, एक होती है जिसको कोई कंट्रोल नहीं करता, कोई गवर्नमेंट नहीं होती, और एक होती है मिक्स, जहां पे थोड़ा बहुत गवर्नमेंट कंट्रोल करता है और थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर। जैसे अगर आप देखो, एक मिनट, जैसे अगर आप देखो, नॉर्थ कोरिया जो कंट्री है, इट इज कम्प्लीटली सेंट्रली प्लान्ड। वहां पे गवर्नमेंट जो उनकी बोलती है 100% वही माना जाता है जो आपकी गवर्नमेंट बोलती है। गवर्नमेंट हमेशा ये बोलती है कि हम तुम्हारे भलाई के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम बोलें कि इस कंट्री का पर्पस क्या है, तो सोशल वेलफेयर इस कंट्री का पर्पस है। कंज्यूमर्स की कोई नहीं सुनता इन कंट्रीज में, वो लोग अपने हिसाब से जो उनको सही लगता है गवर्नमेंट को, वो करते हैं। पब्लिक सेक्टर यहाँ पे कंट्री को डोमिनेट करता है। एग्जैक्टली, डिक्टेटरशिप जैसा। ऑन द अदर हैंड इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट है, फ्री मार्केट इकोनॉमी, जहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल ही नहीं करता,
जहां पे पब्लिक को, प्राइवेट सेक्टर को जैसा करना है वो वैसा करते रहते हैं। तो ये कंट्रोल होता है डिमांड एंड सप्लाई से। डिमांड एंड सप्लाई को हम लोग मार्केट फोर्स बोलते हैं। तो जैसा डिमांड सप्लाई कंट्री में चल रहा है उस हिसाब से अपने आप चलता जा रहा है। ये लोग काम करते हैं लोगों के लिए नहीं, खुद के लिए, पैसा कमाने के लिए। जो कंज्यूमर बोलता है वो प्रोडक्ट ये लोग उनको बना के देते हैं। सारे रिसोर्सेज को ये लोग खुद ही कंट्रोल करते हैं बिना गवर्नमेंट के। और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जैसा बोलता है वही मार्केट को डोमिनेट करता है। यूएसए इसका एक एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट होती नहीं है, गवर्नमेंट होती है। सीरिया, सीरिया फ्री फ्री मार्केट इकोनॉमी है। मुझे देखना पड़ेगा वो। यूएसए तो है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गवर्नमेंट होती नहीं है, गवर्नमेंट तो होती है, लेकिन उसका इतना रोल नहीं होता। सिर्फ लॉ बनाने में या दूसरी कंट्रीज के साथ अच्छा रिलेट करने में, उन सब में गवर्नमेंट रोल प्ले करती है, बाकी कंट्री को चलाती नहीं है। वहां पे प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से काम करता है। एंड थर्ड जो है वो इकोनॉमी है, जैसे कि इंडिया। यहाँ पर कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, ओके, यहाँ पे कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और अपनी कंट्री में कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम खुद, प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करता है। जैसे रेलवेज हैं, उसको गवर्नमेंट चला रही है। रेस्टोरेंट, होटल्स वगैरह हैं, उनको हम प्राइवेट सेक्टर चला रहे हैं। तो इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर गवर्नमेंट ऑल्सो प्लेज इट्स रोल एंड द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो प्लेज इट्स रोल। यहाँ पर दोनों का मिक्स मिक्स है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए भी काम करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं, कंज्यूमर्स के लिए भी काम करते हैं, लेकिन फिर ये भी ध्यान देते हैं कि उनको जो जरूरी है वो भी दें। सिर्फ कंज्यूमर जो बोल रहा है वो सप्लाई करते रहो, ऐसा नहीं है। जो उनके लिए एसेंशियल है वो भी ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे रिसोर्सेज भी कौन कंट्रोल करता है? कुछ रिसोर्स गवर्नमेंट कंट्रोल करता है और कुछ रिसोर्स प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करता है। मिक्स का है मतलब ये। यहाँ पे डोमिनेट भी कौन सी सेक्टर करता है? पब्लिक सेक्टर भी डोमिनेट करता है, प्राइवेट सेक्टर भी डोमिनेट करता है। तो बेसिकली क्वालिटी पता होनी चाहिए कि चीज है क्या। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इसका दूसरा नाम सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है, जिसका मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट बोलता है वही करते हैं। फ्री इकोनॉमी, जिसका दूसरा नाम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, इसका मतलब होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर करना चाहता है वो कर सकता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों का रोल होता है। ये चैप्टर खत्म। होपिंग कि यहाँ तक क्लियर हुआ। कल देख लेते हैं क्या करना है। कुछ रिपीट चाहिए इको में या बीएसटी में तो प्लीज मुझे पर्सनली बताओ, तो मैं उस हिसाब से आपको रिपीट कर दूं। आज के लिए इतना, कल करते हैं बात। दीदी। चलो बाय। हाँ जी। दीदी, हाँ जी। हाँ जी। बीएसटी में 4 चैप्टर्स आ रहे हैं। 1 to 4। हाँ। फोर्थ कौन सा? मैम ने, हाँ 1 to 5, सॉरी सॉरी, मैं ऐसे गलती, 1 to 5। हमने अभी जो लास्ट चैप्टर किया है वो कौन सा? अभी जो अपन ने बिजनेस सर्विस चैप्टर किया वो कौन सा नंबर था? 4th। 4। ठीक है, ठीक है, कर देंगे। कब है एग्जाम? 5th वाला। और एग्जाम कब हाँ, है? एग्जाम है 20। 12th अक्टूबर से। हाँ, 12 से लेके 20 तक एग्जाम। कोई बात नहीं, तब तक तो अपना 5th और 6th दोनों हो जाएगा। और इको का भी एक हो जाएगा, प्रोबेबली 1 महीना है। 10 दिन भी एवरेज लगाएंगे तो एक चैप्टर इको का और 2 चैप्टर्स बीएसटी के आराम से हो जाएंगे। हाँ तनीषा, आपका तो है सिलेबस मेरे पास। आपका तो बहुत सारा आ रहा है। ठीक है, चल, कल मिलते हैं, बाय।
बाय दीदी।